मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। तकरीबन 342 साल। शायद इतना ही वक्त लगा होगा साउथ अफ्रीका, जिसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन श्वेत की है, को आजाद होने में। और एक शख्स जिसे साउथ अफ्रीका के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा, वो और कोई नहीं, नेल्सन मंडेला है। आज ही के दिन मई 9, 1994 में साउथ अफ्रीका के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना जुड़ गया, जब नेल्सन मंडेला को उस देश का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया, और इसी के साथ वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। और इसके साथ ही अपार्थेड का एक भयानक दौर साउथ अफ्रीका से हमेशा के लिए खत्म हो गया। उनके 5 साल के कार्यकाल के बाद दुनिया की मशहूर पत्रिका द टाइम्स ने अपने लेख में उनके कार्यों को कुछ इस तरह लिखा: The 5 years have seen a genuine change of political power, widespread respect for the rule of law, and none of the political revenge killings that have marked other societies in transition. South Africa has many problems, such as desperate poverty and terrifying crime. But its suffering would have been infinitely greater absent of moral and authority and democratic, inclusive spirit that made Mr. Mandela a giant as leader of the liberation movement and as president. दोस्तों, कितना अच्छा लगता है ना आजाद होना, आजादी की सांस लेना, ना किसी के गुलाम, ना किसी की तानाशाही। बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड में हम आपको याद दिलाना चाहते हैं एक ऐसे ही आजादी के परवाने की, जिसका आज जन्मदिन है। हिंदुस्तान को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए बहुत से वीर सपूत भारत में पैदा हुए। कुछ ने तलवार और बारूद से गुलामी की जंजीरों को काटने की कोशिश की, तो कुछ ने अपने दिमाग से उन्हें हराया। ऐसे वक्त में जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम दम तोड़ चुका था और आजादी की चिंगारी बुझने लगी थी, तब उस चिंगारी को हवा दी गोपाल कृष्ण गोखले ने। दोस्तों, अपनी पूरी जिंदगी आजादी के नाम करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई तत्कालीन बंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रत्नागिरी जिले में हुआ। ये गरीब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, लेकिन अपनी पूरी पढ़ाई अंग्रेजी में की, ताकि वो आगे चलकर ब्रिटिश राज में क्लर्क की नौकरी कर सके। गोपाल कृष्ण बचपन से ही सच्चाई में भरोसा रखने वाले इंसान थे। इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं उनके बचपन के इस किस्से से। किस्सा कुछ यूं था कि वो तीसरी क्लास में थे और टीचर ने पूरी क्लास को घर से कुछ सवाल हल करके लाने के लिए दिए। दूसरे दिन जब सबकी कॉपियां चेक हुई तो गोपाल कृष्ण के अलावा किसी और बच्चे के जवाब ही सही नहीं थे। फिर क्या था, क्लास में गोपाल कृष्ण के लिए तालियां बजीं और टीचर ने उनकी पीठ थपथपाई, मगर भोले गोपाल कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। जी हाँ, सभी हैरान हो गए कि आखिर गोपाल कृष्ण शाबाशी मिलने के बाद भी रो क्यों रहे हैं, उन्हें तो खुश होना चाहिए। आपको पता है वो नन्हा गोपाल कृष्ण रो क्यों रहा था? क्योंकि वो काम उन्होंने नहीं बल्कि उनके बड़े भाई ने किया था। अगर मैं उनकी जगह होता ना तो शायद ये कभी नहीं बताता कि मैंने ये काम किया। अरे भाई, शाबाशी किसे अच्छी नहीं लगती। खैर, ये तो मजाक की बात हुई, आप मुझे सीरियसली मत ले लेना, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप अच्छे इंसान बने। तो इस तरह ऐलान हुआ सच्चाई के उस फलसफे का जिस पर वो जिंदगी भर चले और जिन सिद्धांतों से दूसरों को भी रोशनी मिलती रही। 1884 में एल्फिस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के साथ ही गोपाल कृष्ण गोखले का नाम उस भारतीय पीढ़ी में शुमार हो गया जिन लोगों ने पहली बार यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही गोपाल कृष्ण पुणे के न्यू इंग्लिश स्कूल में टीचर बन गए। गोपाल कृष्ण गोखले की मुलाकात समाज सुधारक महादेव गोविंद रानाडे से हुई और फिर वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। 1889 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। मगर बाल गंगाधर तिलक से मिलने के बाद गोखले को जिंदगी में एक नई दिशा नजर आने लगी। गोखले ने पहली बार कोल्हापुर में एक भाषण दिया।
गोखले का भाषण सुनकर वहां मौजूद लोग आजादी की लड़ाई में कूदने के जज्बे से भर गए। भारतीय लोगों को हक दिलाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते। 1894 में आयरलैंड जाने के बाद गोखले एल्फ्रेड वेल्ब से मिले और उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए राजी कर लिया। इसी साल गोखले और बाल गंगाधर तिलक भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष बन गए। गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक दोनों ही ब्राह्मण थे और एल्फिंस्टन कॉलेज से पढ़े थे। इसके अलावा दोनों डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य और मैथ्स के टीचर भी थे। लेकिन इन सब के बाद भी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। गोखले बात करके चीजों को सुलझाने की कोशिश करते, तो वहीं तिलक उग्र राष्ट्रवादी थे। 1905 में वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसके बाद उन्होंने भारतीय शिक्षा को विस्तार देने के लिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। वो चाहते थे कि लोग पढ़ेंगे तो अपने हक के लिए लड़ सकेंगे। उन्होंने मोबाइल लाइब्रेरी और स्कूल बनाए। 1920 में गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बने। अपनी आत्मकथा में भी गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनैतिक गुरु कहा है। मुस्लिम नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने भी गोखले को अपना गुरु माना था। दिन रात काम का दबाव और नई नई परेशानियों की वजह से गोपाल कृष्ण बीमार रहने लगे और 19 फरवरी 1915 में महज 49 साल की उम्र में आंखों में आजादी का सपना लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। गोपाल कृष्ण गोखले के इस दुनिया से जाने के बाद इस दल के काम में कमी आई, लेकिन आज भी अपने कुछ सदस्यों के साथ मिलकर ये संस्था काम कर रही है। गोपाल कृष्ण उन लोगों में से हैं जिन्हें भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। महात्मा गांधी ने कहा था, सरफिरोज शाह मुझे हिमालय की तरह दिखाई दिए जिसे मापा नहीं जा सकता, और लोकमान्य तिलक महासागर की तरह जिसमें कोई आसानी से उतर नहीं सकता। पर गोखले तो गंगा के समान थे जो सबको अपने पास बुलाती है। गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आजादी के परवानों में सबसे आगे है और हमेशा रहेगा। गोपाल कृष्ण गोखले को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। जब हम आज आजादी और जोश की बातों में गोते लगा ही चुके हैं, तो लीजिए हम आपके सामने एक ऐसे शूरवीर को ले आए हैं जिन्होंने अंग्रेजी ही नहीं बल्कि मुगल साम्राज्य के खिलाफ जंग का बिगुल बजाया था। उनका मानना था कि ये विदेशी हैं और ये हमारे देश पर राज्य करें, ये हमें मंजूर नहीं। जब जब शौर्य और हिम्मत की बात होगी, एक नाम जो हमेशा याद आएगा वो और कोई नहीं बल्कि मेवाड़ के उस राजा का होगा जिसने मुगल शासन के आगे अपने सर को झुकाना गवारा नहीं किया। आज हम आपको ऐसे ही शूरवीर की कहानी सुनाएंगे और उनकी जिंदगी के कुछ पहलुओं पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों इस योद्धा को आज भी हिंदुस्तानी इतिहास में बहुत इज्जत के साथ देखा जाता है। हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप सिंह की। इतिहास के पन्नों में इस योद्धा का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है और आज भी राजस्थान में इनकी हिम्मत और बहादुरी के किस्से बच्चे बड़े बूढ़े सबकी जुबान पर आम है। और ये दर्जा उनको सिर्फ इसलिए हासिल नहीं हुआ कि उन्होंने मुगल शासक अकबर के सामने झुकने से मना कर दिया, बल्कि इसलिए भी कि महाराणा प्रताप का नाम बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है, क्योंकि उस दौर में प्रजा की हिफाजत उनके लिए धर्म थी और इसी धर्म को निभाने के लिए वो अपनी मृत्यु तक मुगल सल्तनत से लड़ते रहे और कभी भी हथियार नहीं डाले। मेवाड़ को 1568 में मुगल शासक अकबर ने जीत लिया तो चित्तौड़ के राजा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता को मेवाड़ छोड़ने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नजर नहीं आया। लेकिन जाते जाते उदय सिंह ने चित्तौड़ की हिफाजत और देखरेख की जिम्मेदारी जयमल को सौंप दी। लेकिन महाराणा प्रताप इस तरह चित्तौड़ को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, मगर चित्तौड़ के बुजुर्गों के समझाने बुझाने पर वो अपने पिता के साथ चित्तौड़ छोड़ने पर राजी हो गए। इधर अकबर ने चित्तौड़ जीतने के साथ ही जयमल से उनकी बेटी का हाथ मांग लिया, मगर जयमल ने इससे इनकार कर दिया और आज भी राजस्थान में जयमल के इस फैसले को लेकर उनके साहस की गाथाएं गीतों में पिरोकर सुनाई जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ उदय सिंह महाराणा प्रताप को लेकर उदयपुर आ गए। अरावली पहाड़ियों के बीच बसा उदयपुर हर लिहाज से ज्यादा महफूज और सुरक्षित जगह थी।
1572 में राजा उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात महाराणा प्रताप को मेवाड़ के बुजुर्गों ने अपना राजा घोषित कर दिया। नीले घोड़े रासवार, नीले घोड़े रासवार, मारा मेवाड़ी सरदार राणा सुनता ही जाजो जी। नीले घोड़े रासवार, मारा मेवाड़ी सरदार राणा सुनता ही जाजो। और फिर यहीं से महाराणा प्रताप और मुगल सल्तनत के बीच युद्ध शुरू हुआ और यह खत्म हुआ महाराणा प्रताप की अचानक मौत के साथ। लेकिन उससे पहले 1582 में महाराणा प्रताप ने मुगलों को हराकर अजमेर और चित्तौड़ छोड़कर तकरीबन मेवाड़ के सारे हिस्सों पर वापस कब्जा कर लिया। महाराणा प्रताप के युद्ध का एक ही मूल मंत्र था, हमला, और अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी भी रक्षात्मक युद्ध शैली नहीं अपनाई। जनवरी 1597 को शिकार करते हुए आई चोटों की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। आज इसी शूरवीर महाराणा प्रताप के जन्मदिन पर हम उन्हें याद करते हुए अपनी टीम की ओर से इस योद्धा को सलाम पेश करते हैं। बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड में अभी आपने सुना महाराणा प्रताप के बारे में। जाहिर है उनके बारे में सुनकर आपका जोश उफान पर होगा, तो इस जोश को यूं ही ठंडा मत होने दीजिए, क्योंकि ये जोश क्रिकेट के मैदान में काम आने वाला है। हम आपको हमेशा उन लोगों के बारे में बताने की कोशिश करते हैं जिनमें से कुछ को तो आप जानते हैं मगर कुछ को आप भूल गए हैं। आज भी जब हम किसी ऐसी महिला के बारे में सुनते हैं जो क्रिकेट खेलती हैं, तो थोड़ा सा हैरान जरूर हो जाते हैं। ये वुमेन्स क्रिकेट मैच कब और कहां खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो सोचिए, जब आज ऐसी हालत है तो आज से 25 साल पहले क्या सोचते होंगे लोग। अब मैं आपको ऐसे ही महिला क्रिकेटर के बारे में बताऊंगा जिनका जन्म 9 मई 1963 में इंदौर में हुआ, जिस शहर ने हमें बड़े बड़े धुरंधर क्रिकेटर दिए हैं। जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्हें इंडियाज रन मशीन के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन रह चुकी संध्या अग्रवाल की। इंदौर में क्रिकेट में नाम कमाने के बाद संध्या के लिए क्रिकेट की दुनिया के दरवाजे हमेशा के लिए खुल गए, और 1984 में जब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम इंडिया आई तो संध्या भी उनमें शामिल हो गईं। संध्या लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन उनके हाथ बड़ी कामयाबी लगी उनके तीसरे टेस्ट मैच से, जो अहमदाबाद में हुआ था, और इसमें उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 190 रन बनाए। यहीं से संध्या के लिए वो मोड़ आ गया जहां से उन्हें कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। इस सीरीज में संध्या ने लगातार 71, 134 और 83 रन बनाए। धीरे धीरे संध्या का बल्ला ऐसा बोला कि बड़े बड़े बॉलर्स उनके सामने ढीले पड़ने लगे। इस रन मशीन ने 1984 से 1995 तक कुल 13 टेस्ट मैचेस में अपने बल्लेबाजी का झंडा गाड़ा। कुल 1150 रन बनाए, जिनका एवरेज था 50.45। संध्या आज भी टेस्ट मैचेस में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला और लगातार 9 घंटों तक खेल के मैदान में जमी रहने वाली क्रिकेटर के रूप में जानी जाती हैं। ऐसी बल्लेबाज जिसका नाम आज भी क्रिकेट के गलियारों में गूंजता है। उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की ढेरों बधाई। ऐसी ही एक कहानी और है एक इंसान के बारे में जिसकी हम आगे बात करेंगे, और जिसने अपनी खोज से न जाने कितनी काल्पनिक कहानियों को जन्म दिया होगा और साथ ही साथ सैकड़ों फिल्मों को प्रेरित किया। खजाने की खोज ये एक ऐसा विषय है जिस पर न जाने कितने हॉलीवुड डायरेक्टर्स ने अपनी अपनी फिल्में बनाई होंगी, और इन सब में एक चीज जो कॉमन सी दिखती है वो है हमेशा से ही रेगिस्तान में बने पिरामिड्स की तरफ ले जाने वाले रहस्यमयी रास्ते और उन रास्तों के बीच खतरनाक रुकावटें। शायद ये सिर्फ एक किस्सा होता या आज भी एक कहानी सा ही लगता है जब कभी भी हम इसे फिल्मों में देखते हैं, जो किसी लेखक ने बच्चे का मन मोहने के लिए लिख दी हो। मगर ख्वाबों की इस दुनिया से दूर ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हॉवर्ड कार्टर नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने दुनिया के सामने लाकर रख दिया। उन्नीस 1922 में जब हॉवर्ड कार्टर ने तूतनखामुन की कब्र की खोज की तो उसके बाद से आज तक हॉलीवुड ने इस रहस्यमयी सफर को न जाने कितने तरीकों से पेश किया। हर बार रहस्य के कुछ नए पर्दे उठते हुए दिखाई दिए, मगर सच क्या है
इजिप्ट के उन रहस्यमयी पिरामिड्स का? ये शायद सबसे बेहतर हॉवर्ड कार्टर ही बता सकते थे। हॉवर्ड कार्टर का जन्म 9 मई 1874 को इंग्लैंड में हुआ। अभी वो बस 17 साल के ही थे कि उन्हें 1891 में इजिप्ट एक्सप्लोरेशन फंड ने पर्सी न्यूबेरी के साथ काम करने का मौका दिया। फिर अगले 8 साल तक अलग अलग जगहों पर एक्सकेवेशन के कामों में हिस्सा लेने वाले हॉवर्ड कार्टर को 1899 में इजिप्शियन एंटिक्विटीज सर्विस का चीफ इंस्पेक्टर नियुक्त कर दिया गया। हॉवर्ड कार्टर के एक्सकेवेशन के दौरान यूज किए गए ग्रिड ब्लॉक सिस्टम को काफी सराहना भी मिली। ये एक मॉडर्न टेक्निक थी जो काफी सरल तरीके से कार्टर ने कब्रों की खोज में इस्तेमाल की, और यही वजह थी कि एंटिक्विटीज सर्विस ने उन्हें एक्सकेवेशन प्रोजेक्ट इंडिविजुअली हैंडल करने की अनुमति दे दी और फंड्स भी प्रोवाइड किए। उन्हें भरोसा था कि कार्टर अपनी मॉडर्न टेक्निक के सहारे उनकी खोज को आसान कर देंगे, और इसलिए लॉर्ड कार्नवाल ने एक्सकेवेशन की फंडिंग की जिम्मेदारी अपने हिस्से रखी। 1914 में वैली ऑफ किंग्स की खोज का कार्य शुरू हुआ, मगर वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से 1917 तक इस काम को बंद करना पड़ा। युद्ध खत्म होने के बाद फिर एक बार काम शुरू हुआ और काफी लंबे समय तक खोज जारी रही, मगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलता नहीं दिखा। मगर शायद कार्नवाल को अब भी कार्टर की काबिलियत पर पूरा भरोसा था, और 1922 में उन्होंने इस खोज पर और पैसे लगा दिए। उन्हें शायद इंतजार नहीं करना पड़ा। उसी साल 4 नवंबर 1922 को हॉवर्ड कार्टर के एक्सकेवेशन ग्रुप को वो सीढ़ियां मिल गईं जो तूतनखामुन के कब्र को जाती थीं, और इस तरह हमारे सामने तूतनखामुन के खजानों का रहस्य खुला। और वक्त के साथ साथ सबने अपने अपने तरीके से उस कब्र तक जाने के खतरनाक और रहस्यमयी रास्तों को अपनी इमेजिनेशंस के हिसाब से दुनिया के सामने पेश किया। मगर हॉवर्ड कार्टर पहले इंसान थे जिन्होंने इतिहास के पन्नों को पढ़ा और दुनिया के सामने उसे खोल कर रख दिया। आज इसी महान इंसान के जन्मदिन पर हम उन्हें सलाम करते चलते हैं। दोस्तों, वक्त आ गया है आपसे अलविदा कहने का। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,